राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम डेरिवेशंस लगा रहे हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर की। काफी सारी डेरिवेशंस है इस चैप्टर की और सारी इंपॉर्टेंट भी है, आपने भी बाई की उसमें देखी हुई थी। अब देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करने को आए तो एक चीजें मेंशन करेंगे कि आपको इमेज कैसे लेनी है, रियल लेनी है, वर्चुअल लेनी है। तो हमने पहला एक्सप्रेशन लिया है कॉनकेव मिरर के लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है, अब इस फिगर पे ध्यान दो। इस फिगर में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सी के पीछे रखा है। ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो अपने हिसाब से बदल सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दो, ये जो रे पैरेलल गई वो एफ से वापस आके मिली और जो रे सी से गई वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। एक रे हमने और बनाई है जो हमें आई और आर देगी, वो पोल पी पे है। इससे हमें एक ट्रायंगल ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें हमारे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे और वो इक्वल होते हम जानते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ जो दो ट्रायंगल पकड़े उस पर ध्यान दो। एक ट्रायंगल पकड़ा ए बी सी और एक पकड़ा ए डैश बी डैश सी। ध्यान रहेगा। अब ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो इक्वल है। एक तो एंगल बी बी डैश के बराबर है और एंगल ए सी बी और ए डैश सी बी डैश इक्वल है। जरा इन दो बातों को समझो। ठीक है, अब वो कहता है अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यहाँ पे जो साइड्स की रेशियो है ए बी ए डैश बी डैश ये और बी सी बी डैश सी, ये साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। ये साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, इसको लगाओ। ठीक है, फिर वो कहता है ट्रायंगल ले लो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दो ट्रायंगल हो गए। दोबारा देखो, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो और इन ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड्स की रेशियो इक्वल है और ये साइड्स की। ठीक है, इनमें इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने लिया एंगल बी और बी डैश इक्वल है, एंगल ए पी बी ए पी बी बराबर है एंगल ए डैश पी बी डैश के। समझो। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स की रेशियो फिर से ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और बी पी अपॉन में बी डैश पी इक्वल होगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो। इन दोनों इक्वेशंस में जो आपकी लेफ्ट साइड है वो इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। कर दिया। वो कहता है ऑन इक्वेटिंग इन दोनों को हमें हर साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए हमें जो भी हमारी तीनों चीजें हैं V, U और R वो हमें स्टार्ट करनी होगी P से, पोल से। हमें हर कैलकुलेशन या हर मेजरमेंट स्टार्ट करनी होगी पोल से। मुझे BC ढूंढना है। ये है BC। क्या मैं BC को लिख सकता हूं BP माइनस PC और क्या मैं B डैश C को लिख सकता हूं PC माइनस PB डैश। समझो, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो BC आया BP माइनस PC और एक आया B डैश C PB डैश। ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे पास पहले से ही थी। अब हमने साइन कन्वेंशन अप्लाई करी। साइन कन्वेंशन में हमने BP को लिया माइनस यू, PC को लिया माइनस आर और PB डैश को लिया माइनस V। पुट किया। पुट करने पर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आई है। सॉल्व करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन आ गई आर वी प्लस आर यू इक्वल्स टू 2uv। ठीक है, दोनों साइड हमने आर यू वी से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 2/r। 2/r हम जानते क्या होता है 1/f और हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। एक बात। दूसरी बात, अगर यही मैं लेता या क्वेश्चन कहता कि कॉन्वेक्स सरफेस से निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ऑब्जेक्ट रखता जिसकी इमेज वर्चुअल बनती। ठीक है, रे पैरेलल जाती, पीछे रिट्रेस करने पर वो एफ पे कट करती, जो सी से पास होती वो वापस अपना पाथ रिट्रेस करती। ये आई और आर के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे।
ट्राइंगल हम कौन से लेते? एबीसी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। फिर वही सेम ट्राइंगल लेते, एबीसी और ए डैश बी डैश सी, खत्म कहानी। एबीपी और ए डैश बी डैश बी, और बाकी सारी डेरिवेशन सेम रहती। जल्दी से इस पूरे पेज को रीड कर लो और नोट कर लो। वही वीडियो पॉज करो, नोट करो और आगे बढ़ो। अब इस पेज को वीडियो पॉज करो, नोट करो और आगे बढ़ो। अगर केस ऐसा आ जाए कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे आते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ की। अब हमने जो हमारे रे डायग्राम के रूल्स हैं उसमें से एक रूल लिया जिसमें एक पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे, जो एफ से कट करती है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आ रही है जो एफ से कट करती है, ठीक है। और एक रे है जो सी से पास हो रही है, एक रे है जो सी से पास हो रही है। अब हमारे पास जो चीज आती है वो आती है यहां पर आई और यहां पर आर। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। अब वहां पर बात आती है, अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, अगर ये आई है तो क्या ये आर होगा? तो क्या ये आई होगा? हाँ, देखो ऑल्टरनेट एंगल ये। अब बात आती है इस ट्रायंगल की, ये आई है, ये आर है। अब वो कहता है कि हम जानते हैं ट्रायंगल सी एम एफ में सी एफ बराबर है एफ एम के। क्यों? क्योंकि आई आर के बराबर है। ये किसने कहा? ये हमें कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर दो साइड्स इक्वल है यहां पर, बहुत छोटे अपर्चर के लिए, बहुत छोटे अपर्चर के लिए मैं कह सकता हूं ये जो एफ एम है ये एफ पी के बराबर है। और अगर ऐसा है तो एफ पी बराबर हो गया सी एफ के। अब ये है सी एफ और ये है एफ पी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? सीपी। ये दोनों ही एफ के बराबर है तो एफ प्लस एफ कितना हो गया? सीपी यानी कि आर। तो 2f इक्वल्स टू आर। समझो इस पूरी डेरिवेशन को। चलिए अब बात करते हैं हम, ये बेटा एक और तरीके से दिखा रखा है कि आर और एफ का रिलेशन। अब बात करते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। मान लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है, यहां से एक इंसिडेंट रे आई, उसने अपना पाथ नॉर्मल की तरफ डेविएट किया, फिर बाहर निकल गई, ठीक है। यह है आपका इंसिडेंट एंगल आई, इसी एंगल से बाहर निकले इमरजेंट एंगल से। ये रे इस रे से पैरेलल है। एक बात तो हमने समझ ली। दूसरी बात, अगर ये एंगल आपका आई है और ये एंगल छोटा सा आपका आर है, R1, ये एंगल R2 और ये एंगल E, तो यहां पे इस ट्रायंगल में आपके पास कॉस आर आ जाएगा जिसके अंदर आपकी विड्थ T आ जाए, ठीक है। ये ग्लास स्लैब की विड्थ है। हम जानते हैं कॉस आर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस आर। समझे? अब बारी आती है इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल के लिए आपको ये साइड चाहिए, ये एंगल कितना? अगर ये आई है तो ये पूरा क्या होगा? अगर पूरा आई है उसमें से छोटा सा आर निकाल दो मैं तो बन जाएगा आई माइनस आर। तो यहां पे आएगा साइन आई माइनस आर जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो एक आपने साइन आई माइनस आर ले लिया, एक कॉस आर ले लिया। इसमें इन दोनों में ही साइन आई माइनस आर और कॉस आर में एक चीज कॉमन है, वो है
दोनों का हाइपोटेनस। और हमें क्या चीज मिल रही है, एक तो ये मिल रहा है पर्पेंडिकुलर डी जिसे हम लेटरल शिफ्ट कह रहे हैं, और एक टी। जब ये लाइन यहां से आ रही थी और दूसरी पैरेलल यहां आई, तो ये लाइन या ये रे अपने आप को लेटरली शिफ्ट कर चुकी है डी डिस्टेंस से। इस डी को निकालना है। साइन आई आर बी एन बाई ए बी डी बाई ए बी, साइन आर ए सी बाई ए बी टी बाई ए बी, दोनों को डिवाइड कर दो, ए बी कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझो इस पूरे एक्सप्रेशन को। वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब बात आती है स्फेरिकल सरफेसेस की। मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस में ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में उसकी इमेज बन रही है। नॉर्मल कहां होगा, जहां पर सेंटर आएगा, ये सेंटर है सी। अब मैंने यहां से एक रे ली जो इधर डेविएट कर रही है। ठीक है, यहां पे आई बड़ा है, आर छोटा है, सारी बातें ठीक है, डेंसर टू रेयर जाते वक्त नॉर्मल की तरफ जाती है। ठीक, अब तुम्हें चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है। हम ऑब्जेक्ट के एंगल को हमेशा अल्फा लेंगे, इमेज के एंगल को बीटा लेंगे, और सेंटर पर लगने वाले एंगल को गामा लेंगे। ये आपकी कन्वेंशन है, याद रखना। ठीक है, अब बारी आती है इसकी। अगर मैं यहां कॉनकेव मिरर लेता और कॉनकेव सरफेस लेता तो क्या होता, तो रे जाती, उसका नॉर्मल के साथ एंगल बनता आई। जब वो डेंसर से रेयर में रहे तो एंगल छोटा बनता, आगे जाके तो कहीं मिलती नहीं, लेकिन पीछे आके मिलती, यहां बनती इमेज। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव और ये होगी कॉन्वेक्स सरफेस। दूसरा एक ये भी हो सकता था कि कॉन्वेक्स सरफेस ऐसी होती, ऑब्जेक्ट अंदर रखा होता डेंसर मीडियम में और बाहर रे को आना होता। फिर से हम सी से एक नॉर्मल ड्रॉ करते, एंगल आई छोटा आता क्योंकि डेंसर में है, और एंगल आर बड़ा आता है रेयर में है। ठीक, और सेम केस हम बनाते इसके लिए कॉनकेव सरफेस, इसमें भी डेंसर मीडियम है, रे जब जाएगी इसका सेंटर बाहर है, रे जब जाएगी तो एंगल आई छोटा होगा, आर बड़ा होगा, फिर यहीं पे आगे इमेज बनेगी। ठीक, अब चार केसेस देख लो, 1 2 3 4, फिर मैं चारों को समझाने जा रहा हूं। पढ़ लिया? एक बार ड्रॉ करके देख लो, कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछो। चलिए आगे चलते हैं। ड्राइव रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर वाला मीडियम और अंदर वाला मीडियम, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस उस स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है, तो हमें यहां पे दिखाई दिया ये एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, जो इमेज बनाता है आई, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, और सी पर आ रही है आपकी सेंटर गामा। बता दिया, ऑब्जेक्ट का एंगल, इमेज का एंगल। अब वो कह रहा है अगर हम इसे ट्रायंगल मान ले, ट्रायंगल बना ले, एक नया पॉइंट बना ले एम, जो पी से नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम tan अल्फा लिख सकते हैं। देखिए, अल्फा छोटे एंगल के लिए tan अल्फा, बीटा छोटे एंगल के लिए tan बीटा, और गामा छोटे एंगल के लिए n गामा के इक्वल है। फिर हमने वहां पे रखा उसकी वैल्यू mn बाय mo। देखो, mn बाय mo, tan अल्फा, mn बाय mi tan बीटा, mn बाय mc tan गामा लिखी। फिर उसके बाद जितने भी m थे उनको मैंने p से रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा था m और p के बीच में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। अब इधर आ जाओ। अब वो कहता है आप एक काम करो, इस ट्रायंगल को देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल है आई और दो इंटीरियर एंगल है अल्फा और गामा। तो आई आ गया अल्फा प्लस गामा। ठीक, इससे आई की वैल्यू को निकाल के रख लो। अब मैंने लिया ट्रायंगल, यहां पर ये आर, ये बीटा और ये गामा, यानी कि आर प्लस बीटा इक्वल है गामा के। तो आर कितना आ गया, गामा माइनस बीटा। अब एक एक्सप्रेशन ये लिया, एक एक्सप्रेशन ये लिया, एक आई आ गया, एक आर आ गया। ठीक है, वो कहता है हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से म्यू
2 1 होता है साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अभी बताया था स्मॉल एंगल के लिए हम साइन आई को आई और साइन आर को आर ले सकते हैं। ठीक, अब ये वाली बात भी समझ आ गई। क्या मैं μ2 1 को लिख सकता हूं μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 आई बाय आर। μ2 को मल्टीप्लाई करो आर से और μ1 को मल्टीप्लाई करो आई से, तो हमारे पास वैल्यू है μ2 आर μ1 आई। आर की वैल्यू क्या है, ये रही आर की वैल्यू, गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा। तो μ2 मल्टीप्लाई में गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू μ1 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस गामा। इस इक्वेशन को पकड़ लिया हमने और इसके अंदर गामा बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू पुट करी, इसके हिसाब से पुट करी वैल्यू, तो देखा ये पीएन तो कट गए सारे, बचा क्या 1/PC 1/PI 1/PO 1/PC। अब पीसी है कितना, पीसी है आर, पीआई है बी और पीओ है माइनस का यू। वैल्यू पुट करी और आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब जल्दी से पूरा ये पेज रीड करो, वही वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब ये पेज रीड करो। ठीक है, अब जो 4 फिगर्स बताई थी अभी, जो 4 अभी आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, उन चारों पे ये सेम ही रहेगी डेरिवेशन, बस उनके जो रे डायग्राम है वो बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखो डेंसर टू रेयर का दिखा रखा है कि अगर डेंसर में ऑब्जेक्ट हो तो वहां अल्फा आ जाएगा, बाहर इमेज बनेगी वहां बीटा आ जाएगा और यहां गामा आएगा, डेरिवेशन सेम रहेगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब बारी आती है लेंस मेकर फॉर्मूला की। लेंस मेकर फॉर्मूला में हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, जिसके लिए एंगल है अल्फा और इमेज बन रही है यहां पर आई डैश बीटा एंगल के साथ। ठीक, तो ऑब्जेक्ट है यू, इमेज है वी डैश, इमेज डिस्टेंस और रेडियस है r1, और हमारे पास एक्सप्रेशन आया u2 बाय वी डैश माइनस u1 बाय u, u2 माइनस u1 बाय r1। इस एक्सप्रेशन को समझो, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था। और वो कह रहा है इसी सरफेस के साथ अगर एक ऐसी सरफेस आ जाए जिससे हमें लेंस कंप्लीट करना है, तो वही आ गई सेकंड सरफेस। ये थी फर्स्ट सरफेस, ये रही सेकंड सरफेस। इसमें जो ये रे जा रही है I1 डैश, इसी को हमने दोबारा उठा लिया, अभी भी I1 डैश ही है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको फिर दोबारा हम इस फाइनल इमेज तक लाएंगे। ठीक है, यहां आई, ये फिर से बेंड करी टुवर्ड्स द नॉर्मल और यहां तक आई। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन ये है। अब ये दो एक्सप्रेशन बन गए, पहले ऑब्जेक्ट में जो आपकी इमेज बनी थी, दूसरे ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, एक बात, अब ये देखो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आना था, ये इमेज डिस्टेंस बन गया, ये लिखा हुआ भी देखो, ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस का होता है इमेज फर्स्ट सरफेस की। इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दो और इस फिगर को भी ऐड कर दो। ये है फर्स्ट सरफेस जिसकी फाइनल इमेज ये है, ये है सेकंड सरफेस जिसकी फाइनल इमेज ये है। खत्म, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ गई 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमें इसमें अलग अलग केस देखने हो, अगर μ1 एयर हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। फिर दूसरा केस आता है अगर r1 r2 इक्वल हो तो एक आएगा 1/r माइनस 1/-r, और फिर वैल्यू रखेंगे तो 1/f कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 2/r। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है अगर μ1 μ2 से बड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर वाला मीडियम ज्यादा गाढ़ा हो, तो हमारा कन्वर्जिंग लेंस उल्टा काम करने लगेगा, डाइवर्ज करने लगेगा। ठीक है, एक बात और, यहां पर फोकस जो है आपका म्यू पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस लेंस में एक से ज्यादा मीडियम यूज करूं तो मुझे फोकस भी उतने ही देखने को मिलेंगे, मतलब उतनी ही इमेज हमारी बनेगी। ठीक है, इसमें 4 तो फोकस हो जाएंगे और 4 ही इमेज हो जाएगी। ठीक है, समझो इस डेरिवेशन को, वीडियो पॉज करो, पूरा नोट करो।
आगे देखो, चलो आगे। चलिए, अब बारी आती है थिन लेंस फॉर्मूला की। थिन लेंस फॉर्मूला, जो भी हमने लेंस बनाया था, अगर मैं उसका एक थिन लेंस ले लूं, एक पतला सा लेंस ले लूं, तो वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे मिरर फॉर्मूला आया था हमारा। ठीक है, देखो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो f और 2f के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर ये है इस बारी, तो एक रे जो सीधी गई वो f से काटेगी, एक रे जो c से गई वो यहां पर इमेज बनाएगी। ठीक, अब देखिए आप ये और एक ये, हमारी आती है इस ट्रायंगल को देखो ABC, और इस ट्रायंगल को देखो A डैश B डैश C। देख लिए दोनों ट्रायंगल, इसमें एंगल ये और ये इक्वल है, इसमें एंगल ये और ये इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट और ये 90 डिग्री, सेम वैसे ही जैसे मिरर में किया था हमने। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनकी साइड्स की रेशियो पकड़ लो। साइड्स की रेशियो देखो, AB बाय A डैश B डैश, BC बाय B डैश C, रख दी। अब वो कहता है इस ट्रायंगल को देखो मैं CDF और A डैश B डैश F, ये साइड रख दी, CDF और A डैश B डैश F, इसके अंदर हमारे पास एंगल C और एंगल B डैश 90 डिग्री के, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। फिर ट्रायंगल सिमिलर, फिर साइड्स की रेशियो इक्वल, CD A डैश B डैश के बराबर, CF FB डैश के बराबर। अब CD को देखो वो पैरेलल है AB से, तो वो इक्वल होगी, CD की जगह मैं AB रख सकता हूँ, AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू CF अपॉन में FB डैश। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास आता है CF अपॉन में FB डैश इज इक्वल टू BC अपॉन में B डैश C। ठीक है, FB डैश है CF, मुझे फिर वही सारी कैलकुलेशन जैसे वहां पे P से करते थे यहाँ पे C से करनी होगी। ठीक है, ये है CB डैश माइनस CF, CB डैश माइनस CF। ठीक है, अब CF कितना है F, CB कितना है U, और CB डैश कितना है V। साइन कन्वेंशन अप्लाई करी, दोनों को ऐड किया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। समझो पूरी इक्वेशन को। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रिज्म की। प्रिज्म में काफी सारी चीजें आपको समझनी है, पहले वो देख लेते हैं हम। देखिए, ये एक प्रिज्म है, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका पहली सरफेस का नॉर्मल है और ये आपका दूसरी सरफेस का नॉर्मल है। ठीक है, इसे हमने नाम दिया n, इसको नाम दिया n डैश। यहां से आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हुई और बाहर निकल गए इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट एंगल I, ये इमर्जेंट एंगल E। ये आपका आया R1 और ये आपका आया, एक मिनट, अब ठीक है, ये आपका आया R1, ये आपका आया R2 नॉर्मल के साथ। इसको एंगल, इसको A नाम दिया था, इसको मैं नाम दे रहा हूं O। सॉरी, ये हो गया आपका एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, ये है वो एंगल जिससे वो डेविएट करा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये लाइन ऐसे सीधा जा रही थी, ये इधर मुड़ गई, तो ये बना आपका एंगल ऑफ डेविएशन। बात क्लियर? अब जरा इधर आ जाओ डेरिवेशन की तरफ। अब देखो इस फिगर को, इस फिगर में एक रे यहां से जाती है, यहां मुड़ती है और फिर यहां से बाहर आती है। क्या मैं कह सकता हूं कि I1 जो है वो बराबर है एंगल 1 और R1 के? एक एक्सप्रेशन आ गया, I1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस R1। इसी तरीके से अगर यहां से देखो तो I2 किसके बराबर है, एंगल 2
और R2 के एंगल 2 प्लस R2, ये दो बातें समझ आ गई हमारे। एंगल ए जो है वो और एंगल ओ जो है उन दोनों का सम 180 के इक्वल है। ठीक है, दो अपोजिट एंगल है क्वाड्रेटिल के। एक बात, दूसरी बात, ये जो एंगल वो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, वो एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। अब जरा इधर आ जाओ, ये बात बता दी थी, ये बात बता दी थी, ये और ये चार बातें बता दी। अब वो कहता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पहले तो ये इसको सॉल्व कर रहा है, ये कह रहा है O और A 180 है। हाँ जी है, तो A कितना आ गया 180 माइनस O। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस O, ट्राइंगल के तीन एंगल है, R1 प्लस R2 और O 180 डिग्री है, तो R1 प्लस R2 कितना आ गया 180 माइनस O। ठीक है, अब इसको देखो और इसको देखो, तो R1 प्लस R2 A के इक्वल आ गया, रोक दो। ठीक, अब वो कहता है 1 प्लस 2 कितना है, डेल्टा के इक्वल। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के इक्वल। ठीक बात है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो I1 प्लस I2 कितना आएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 है डेल्टा के इक्वल, और R1 प्लस R2 A के इक्वल। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये ग्राफ है एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच, जरा इस ग्राफ को देखो, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है ये, हमने ये पॉइंट लिया जब I1 था, तब I2 ये आया। फिर हमने ये पॉइंट लिया जब I1 ये था, फिर I2 ये आया। फिर हमने एक पॉइंट लिया जहां पे I1 I2 के इक्वल है, तभी डेविएशन मिनिमम है। अब जरा इधर आ जाओ, अगर I1 I2 के इक्वल है, यानी कि R1 R2 के इक्वल है, तो डेविएशन आपका मिनिमम डेविएशन होगा। खत्म बात। फिर लगा दिया R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है। अगर I1 I2 के इक्वल है तो R1 भी R2 के इक्वल है, तो R प्लस R A के इक्वल है, तो R कितना आ गया A बाई 2। अभी हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था I1 प्लस I2 इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। अगर I1 I2 की जगह मैं I लेता हूँ, यानी कि इक्वल लेता हूँ, तो डेल्टा की जगह मैं मिनिमम डेविएशन लूंगा, तो मेरे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2। अब इस I की वैल्यू और इस R की वैल्यू को इस स्नेल्स लॉ में पुट कर दो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। अब पढ़ो इस एक्सप्रेशन को आराम से। पहले इस पेज पे ध्यान दो, हो गया। अब इस पेज पे ध्यान दो, वीडियो पॉज करो, पूरा नोट करो, फिर आगे चलो। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहता है अगर लाइट डिस्पर्स करती है, डिस्पर्जन मतलब एक लाइट का बहुत सारी लाइट में टूटना, तो ये तो एक्सप्रेशन था हमारे पास। वो कहता है N2 क्या होगा, साइन बाय साइन आर। स्मॉल एंगल के लिए हम N2 को लिख सकते हैं I बाय R, तो I कितना आ गया हमारा N2R। I1 कितना आ गया N2R1 और I2 कितना आ गया N2R2 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दी, यहां पे दिखाई दिया N बाहर आ गया, R1 प्लस R2 डेल्टा प्लस A NA। तो यहां पर आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया, एंगल ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाई में N माइनस 1। N क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक बात। अब वो कह रहा है यहां पर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है। हाँ, हमारा रेड कलर कम डेविएट करता है और येलो कलर एवरेज डेविएट करता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट करता है। अगर मैं दोनों रेड और वायलेट कलर के डेविएशन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो चीज आती है उसे कहते हैं हम थीटा, मतलब कितना डिस्पर्स करा है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, आ जाओ, एंगल ऑफ डिस्पर्जन वो होता है वायलेट माइनस रेड। वायलेट माइनस रेड, ये देखो हमने बनाया रेड, वायलेट और येलो के लिए। ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए -1, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो के लिए -1। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है।
ठीक है। डिस्पर्सिव पावर होते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय डेल्टा। दोनों पेज जल्दी से रीड करो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले इस पेज को पढ़ो, वही वीडियो पॉज करो और आगे बढ़ो। चले, इस पेज पे पढ़ो। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास रिलेशन आ गया है इन तीन चीजों का। वेवलेंथ का रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन से इनवर्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, अब वो कहता है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप क्या काम करता है। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिली ये वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। अगर यहां से एक रे जाती है जो एफ से काटती है तो वो पीछे जाके मिलेगी। यहां से जो रे जाती है जो सी से पास करती है तो वो भी पीछे जाके मिलेगी और हमें एक बड़ी इमेज देखने को मिलेगी। और यही हमारे माइक्रोस्कोप का काम है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। हमने कहा मैग्निफिकेशन कितनी होगी, एंगल ऑफ इमेज अपॉन में एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ठीक है, अब हम यहां पर बीटा और अल्फा लेंगे। ठीक है, हमने बीटा लिया इस एंगल को और अल्फा लिया इस छोटे वाले एंगल को, तो अल्फा का ट्रायंगल हमें मिल गया ये A1 B डैश C अल्फा का, और वैल्यू आई A1 B डैश C। और बीटा का ट्रायंगल लिया हमने ये छोटे वाला ABC, AB अपॉन में BC। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, मैग्निफिकेशन जो हमारी होती है tan बीटा बाय tan अल्फा, तो हमारे पास A1 B डैश और AB इक्वल है। ठीक है, वो कर देंगे तो बचेगा क्या, B डैश C अपॉन में BC। B डैश C कितना है -D और BC कितना है -U, तो मैग्निफिकेशन आ गया D/U। ठीक बात। अब हम जानते हैं 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। बिल्कुल, क्या मैं v की जगह पे -d रख सकता हूं, काम चल जाएगा मेरा। u की जगह पे -u रख सकता हूं। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया, इस d को उठा के इधर ले गए तो 1/u कितना आ गया, 1/f माइनस 1 प्लस 1/d। d आपका जो आपकी आईज पे पड़ता है ना, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हो, कभी कभी क्वेश्चन में 20-22 सेंटीमीटर भी दिया होता है। अब आ गया आपका d बाय, तब तो मैंने d से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया d/u। d/u है आपका मैग्निफिकेशन, वो है 1 प्लस d/f। इसका हम अभी इस्तेमाल दूसरे माइक्रोस्कोप में भी करेंगे। अगर मैं यहां एक केस लेता हूं जब हमें इंफिनिटी पे इमेज मिल रही हो तो क्या होगा, फिर वही अल्फा लेंगे tan अल्फा, बीटा लेंगे tan बीटा। इस बार आपका जो अल्फा होगा वो होगा h अपॉन में u, u हमारा वही d और बीटा होगा h अपॉन में f। क्यों, ये फोकस क्यों लिया हमने यहां पर, वो कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट f पे रखा होगा तो ही इमेज इंफिनिटिव बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट f पे रखा होगा तो हमें इमेज इंफिनिटिव मिलेगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है, बीटा बाय अल्फा, फिर से tan बीटा बाय tan अल्फा, वैल्यू पुट करी और मैग्निफिकेशन आ गई हमारी d/f। ठीक है, जो वहां पे +1 था वो हट गया। जल्दी से रीड करो दोनों डेरिवेशंस, पहले इस पेज को रीड करो। अब इस पेज को रीड करो। चले आगे, चलो। अब वो कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बात सुनना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उन कॉन्वेक्स लेंस की बीच की लेंथ को हम कहते हैं L। ठीक है, हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसकी हमें रियल इमेज चाहिए। बात पे ध्यान देना, इसकी फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसकी एक रियल इमेज चाहिए, इसलिए हमने उसको FO के पीछे रखा। ये ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन गई, FO से काटी, एक C से गई और जहां पर भी मीट करी वो आपका बन गया पहली इमेज।
जो पहली इमेज है उससे मुझे बड़ी इमेज चाहिए, तो मैं इसको ई से पहले रखूंगा जिससे मुझे वर्चुअल इमेज मिले। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, ई का मतलब है आईपीस। दो लेंस लिए, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक है आईपीस। आईपीस यहाँ पर मॉडरेट साइज का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे को जिन चीज को देखना है वो छोटी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मेरे को उनका फोकल लेंथ भी छोटा चाहिए। तो याद रखना स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकस होगा आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का, लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ होगी आपके आईपीस का। ठीक है, चलिए अब वो कहता है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो यहां से एक रे गई, यहां पर इमेज बनी, यहां तक की बात हो गई थी हमारी। ये इमेज फोकल लेंथ आईपीस से पहले बनी है। अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये पीछे जाके कहीं मिलेगी, जहां मिलेगी हमें फाइनल इमेज मिल जाएगी। फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट क्या था आपका ए बी, जिससे इमेज क्या बनी ए डैश बी डैश, फिर उससे हमारे पास फाइनल इमेज क्या बनी ए डबल डैश बी डबल डैश। यहां पर मैं ये इस डिस्टेंस को ना के बराबर मानूंगा जो बी से बी डबल डैश के बीच में। चलिए अब मैंने आपसे कहा ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसका C2 से जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा, और ये जो आपका ए डबल डैश बी डबल डैश है उसका C2 से जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। फिर टेन अल्फा टेन बीटा लगा सकते हैं हम, हाँ मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाय अल्फा, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब यहां पर आपका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन अल्फा और टेन बीटा। पुट किया हमने, देखा क्या कटा, यहां पे हमारे पास C2B डबल डैश C2B मैंने कट कर दिया। मैंने कहा था इस डिस्टेंस को मैं नेग्लिजिबल ले रहा हूं। कट करने के बाद जो मेरे पास चीज आई वो आई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी। अगर मैं इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन आएगी वो आएगी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश। इसको मैं उठा के इधर ले गया और इसको उठा के इधर ले आया, तो ये है आपका ए डबल डैश बी डबल डैश यानी कि इमेज आईपीस की, और ए डैश बी डैश इमेज ऑब्जेक्ट आईपीस का, और ए डैश बी डैश इमेज है ऑब्जेक्टिव का, और ए बी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव का। तो ये ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए दोनों चीजें हैं और ये ऑब्जेक्टिव के लिए। इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारा मैग्निफिकेशन, तो हमारे पास एम आ गया, एम ई मल्टीप्लाई में एम। ठीक, आईपीस जो था हमने अभी थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन किया था सिंपल माइक्रोस्कोप को, तो वो था 1 प्लस डी बाय एफ ई, और एमओ को हम लिख सकते हैं वीओ अपॉन में यू। जैसी वैल्यू पुट करी तो एम आ गया वीओ अपॉन में यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी एफ ई। खत्म कहानी, यहां तक की बात समझ आ गई। तो वो कहता है जैसा हम जानते हैं 1 अपॉन एफ ओ होता है 1 अपॉन एफ ओ इक्वल्स टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यू। हाँ, अगर मैं इन सबको वीओ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वीओ अपॉन में एफ ओ कितना आ जाएगा 1 प्लस वीओ अपॉन में यू। ठीक है, खत्म बात। अब यहां से मेरे पास वीओ अपॉन में यू कितना आ गया, मैग्निफिकेशन 1 माइनस वीओ अपॉन में एफ ओ। इस चीज की जगह पर अगर मैं ये पुट कर दूं तो मैग्निफिकेशन आती है 1 माइनस इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये हो गई आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट, ये हो गई आपकी डेरिवेशन पूरी। जल्दी से इसको पढ़ो और नोट करो। अब इस पेज को पढ़ो। समझो इसको, वो वीडियो पॉज करो और नोट करो। चले आगे, चलिए। अब वो कहता है अगर माइक्रोस्कोप इनफाइनाइट एडजस्टमेंट पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी इमेज बनाएगा फोकस पे, आईपीस के फोकस पे, और ऐसे केस में ये होगा आपका वही यूओ, ये बन जाएगा आपका वीओ, और ये होगा आपका यूई। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर वही मैग्निफिकेशन एमओ मल्टीप्लाई में एम ई आएगा। एम लेंगे हम वीओ बाय यूओ, और एम ई लेंगे डी बाय एफ ई, डी बाय एफ ई प्लस 1 नहीं लेंगे, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लेंथ है इस केस में आएगी
VO प्लस UE। लेंथ जुड़ती है इसलिए यहां पर मैंने मॉड लगा दिया है, जो भी हमारा साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो नेगेटिव साइन आएगा उस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेंथ यहां पर दोनों की ऐड ही होगी, तो VO प्लस UE। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप में भी हम दो एडजस्टमेंट ले रहे हैं, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें इंफिनिटी से रेज आ रही है, सारी की सारी आके मिलती है कहां पर हमें, एक पॉइंट पर, वो है आपका FO। जहां पे आके मिलती है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकस। एंगल है अल्फा यहां पर भी, और फिर जब ये ऑब्जेक्ट बनता है आईपीस का, तो हमें इमेज मिलती है इन्फिनिटी पे। ठीक, ठीक बात। ये आपका सेंटर 1 C1, ये आपका सेंटर 2 C2। अब ये बन गया आपका फोकस आईपीस का। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है ना A1B डैश, इसकी इमेज हमें मिलेगी इन्फिनिटी पे। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमें अल्फा और बीटा बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में अल्फा दिख रहा है, इस ट्रायंगल में बीटा दिख रहा है। अगर हम टेन बीटा और टेन अल्फा लगा दें, टेन अल्फा क्या है, A डैश B डैश अपॉन में B डैश C1, और टेन बीटा क्या है, A डैश B डैश अपॉन में B डैश C2 लगा दिया। मैग्निफिकेशन क्या आ गई, बीटा अपॉन में अल्फा, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, तो मैग्निफिकेशन बनी हमारी ये। ठीक, अब इस मैग्निफिकेशन में हमें क्या चीज करती दिख रही है, ये, तो B डैश C1 बाय B डैश C2 FO बाय FE बन गया। ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। समझो इस बात को, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब बात आती है अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ना हो। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी लेंथ कितनी थी, यहां से FO प्लस FE, फिर से मैंने FE को मॉड कर दिया। अब अगर मैं इसको, इन दोनों, इस लेंथ को थोड़ा सा दबाऊं, तो यहां पर ये जो हमारा FE है वो आगे चला जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा अब वो FE पर नहीं आके मिलेगा। जो पहले FO और FE सेम थे, इसकी इमेज तो FO पर ही बननी है क्योंकि इंफिनिटी से आ रहा है, लेकिन FE थोड़ा सा उस तरफ खिसक गया। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे ये बन गया है UE। फिर वही सारे मैं लगाऊंगा, टेन अल्फा टेन बीटा, फिर वही कैलकुलेशन लगाऊंगा, मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। ठीक है, टेन बीटा क्या है, A डबल डैश B डबल डैश, ये इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू में हमारे पास आएगा B डैश C1 FO और B डैश C2 UE। क्या मैं लिख सकता हूं, 1 अपॉन FE होता है 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, तो 1 अपॉन UE कितना हो जाएगा, 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन FE। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देख लो। अब वो कहता है यहां से 1 अपॉन UE कितना आया, वैल्यू रख दी हमने, मैग्निफिकेशन इक्वल टू FO अपॉन में UE, FO और 1 अपॉन UE की वैल्यू ये रखी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। समझो इस पूरी डेरिवेशन को। चलो अब इस पेज पे ध्यान दो। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है, ये जो हमने टेलीस्कोप बनाया था इसके अंदर दो कमियां थी बेटा, एक तो स्फेरिकल एब्रेशन, एक क्रोमेटिक एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन जो होता है वो ये कहता है कि अगर ये आपका मिरर है और मैं इसको बड़ा करता जाता हूं जिससे मैं इसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकूं, तो इसका फोकस जो होता है वो भटकने लगता है। ठीक है, और हमें एक ब्लड इमेज देखने को मिलती है, इसे कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। और एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। अगर मैं लेंस लेता हूं तो उस लेंस के ऊपर और नीचे, बड़े लेंस के ऊपर और नीचे हमें एक प्रिज्म टाइप शेप देखने को मिलती है जिससे कलर यानी कि क्रोमेटिक एब्रेशन होती है। एब्रेशन यहाँ पे कमी होता है, एब्रेशन की हिंदी क्या होती है, कमी। ठीक है, तो वो कहता है इस स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन को ठीक करने के लिए हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया, जिसके अंदर हमने जो मिरर थे वो पैराबोलिक रखे और जो लेंस था उसके ऊपर नीचे के हिस्से को कट कर दिया। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये लो एक बार ये एनसीईआरटी की फिगर देख लो। तो यहां आपकी डेरिवेशन वाली वीडियो होती है समाप्त।